मेसोपोटामिया सभ्यता की एक सबसे पुराने महाकाव्य में एक राजा अमर होने के लिए एक खतरनाक सफर पर निकलता है, लेकिन अफसोस उसे ऐसा कुछ नहीं मिलता जो उसे अमर कर दे। लेकिन ये तो महज एक शुरुआत थी। सदियों बाद चीन के पहले सम्राट किन शी हुआंग ने मौत को हराने के लिए हर हद पार कर दी। उन्होंने अपने सैनिकों को कई कई औषधियों की खोज करने के लिए कई टापुओं पर भेजा था और आखिर में ये पागलपन तब तक चला जब तक कि उनकी मौत एक औषधि पीने से नहीं हो गई। लेकिन इंसान की ये इच्छा अभी तक खत्म नहीं हुई और आज अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है तो साइंटिस्ट भी अब इस गुत्थी को सुलझाने में लगे हुए हैं कि आखिर हम हमेशा जीवित कैसे रह सकते हैं और क्या विज्ञान सच में इस रहस्य को सुलझाने के करीब पहुंच चुका है। आइए जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो कभी बूढ़े नहीं होते। जेलीफिश की एक प्रजाति ट्यूरिटोप्सिस डोर्नी बुढ़ापे को हर बार पलटकर फिर से जवान बन जाती है, मानो अमरता का रहस्य उसके डीएनए में छिपा हो। लेकिन क्या इंसान भी ऐसा कर सकते हैं? वैज्ञानिक इस विषय में काफी जोरों से स्टडी भी कर रहे हैं और इन स्टडीज में उन्होंने कुछ ऐसा ढूंढ भी लिया है जो इंसानों की उम्र को बढ़ा सकता है। लेकिन ऐसा उन्होंने क्या खोज लिया जिससे इंसान की उम्र बढ़ सकती है? लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं कि आखिर शरीर बूढ़ा क्यों होता है। हमारा शरीर समय के साथ साथ धीरे धीरे कमजोर होता जाता है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में सेनेसेंस कहते हैं। इसमें हमारी कोशिकाओं की कार्य क्षमता कम होने लगती है, शरीर में संतुलन बिगड़ने लगता है और उम्र से जुड़ी बीमारियां जैसे कैंसर, हृदय रोग आदि का खतरा बढ़ जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार उम्र बढ़ने के कारणों को दो प्रमुख भागों में बांटा गया है। पहला है इवोल्यूशनरी थ्योरीज और दूसरा है मैकेनिस्टिक थ्योरीज। आइए सबसे पहले बात करते हैं इवोल्यूशनरी थ्योरीज के बारे में। एंटागोनिस्टिक प्लायोट्रोपी। कुछ जीन ऐसे होते हैं जो युवा अवस्था में फायदेमंद होते हैं लेकिन बाद में नुकसान पहुंचाने लगते हैं। उदाहरण के लिए कैल्शियम जमाने वाला एक जीन युवा अवस्था में हड्डियों को मजबूत बनाता है, लेकिन बाद में वही जीन हमारी नसों को कठोर कर सकता है। और इस तरह ऐसे तमाम जीन शरीर में होते हैं जो शुरू में तो फायदा करते हैं लेकिन आगे बढ़ने के साथ साथ वो शरीर के लिए ही खतरनाक हो जाते हैं। डिस्पोजेबल सोमा थ्योरी। प्रकृति ने हमारे शरीर को डिजाइन करते समय शरीर को बनाए रखने के बजाय संतान बढ़ाने को प्राथमिकता दी। वैज्ञानिक शब्दों में समझा जाए तो हमारे शरीर की कोशिकाएं लगातार डीएनए रिपेयर और टिश्यू जनरेशन करती हैं, लेकिन यह प्रक्रिया उम्र बढ़ने के साथ साथ कमजोर पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि शरीर के पास सीमित एनर्जी होती है और इस एनर्जी और संसाधन का एक बड़ा हिस्सा प्रजनन प्रणाली पर खर्च हो जाते हैं और इसलिए उम्र बढ़ने पर शरीर वैसा नहीं रहता। जैसे एक किसान जो फसल उगाने में सारा ध्यान लगा दे लेकिन खेत के औजारों की मरम्मत ना करे, समय के साथ साथ औजार टूट जाएंगे लेकिन फसल बोने का काम पूरा हो चुका होगा। म्यूटेशन एक्यूमुलेशन। इस सिद्धांत के अनुसार हमारे डीएनए में कुछ ऐसे म्यूटेशन यानी गड़बड़ी होती हैं जो सिर्फ बुढ़ापे में असर करती हैं और तब तक उसकी संतान पैदा हो जाती है, जिस वजह से नेचुरल सिलेक्शन की वजह से यह गड़बड़ी वाला जीन पीढ़ी दर पीढ़ी जीवों में आ जाता है और यह उम्र बढ़ने पर नुकसान पहुंचाता है। अब बात करते हैं मैकेनिस्टिक थ्योरीज के बारे में। इसकी पहली थ्योरी है फ्री रेडिकल्स थ्योरी। देखिए, फ्री रेडिकल्स थ्योरी ये बताती है कि हमारे शरीर में कुछ अस्थिर अणु जिन्हें फ्री रेडिकल्स कहते हैं लगातार बनते रहते हैं। देखिए, जब हमारी कोशिकाएं ऑक्सीजन की मदद से एटीपी यानी ऊर्जा बनाती हैं तो इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन गलती से ऑक्सीजन से टकरा जाते हैं। इससे बनता है सुपर ऑक्साइड, एक बहुत ही सामान्य फ्री रेडिकल। ये हमारी कोशिकाओं को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाते हैं जिसे उम्र बढ़ने का एक मुख्य कारण माना जाता है। असल में ये फ्री रेडिकल ऐसे अणु होते हैं जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिस वजह से ये बहुत अस्थिर हो जाते हैं और स्थिर होने के लिए तेजी से दूसरी स्वस्थ कोशिकाओं के साथ प्रतिक्रिया करके उन्हें क्षति पहुंचाते हैं। ये शरीर में स्वाभाविक रूप से तब बनते हैं जब हमारी कोशिकाएं ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके ऊर्जा बनाती हैं, खासतौर पर माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन धूम्रपान, प्रदूषण, रेडिएशन, टॉक्सिन्स और प्रोसेस्ड फूड जैसे बाहरी चीजें इनके बनने की रफ्तार और बढ़ा देती हैं। अपनी इस अस्थिर प्रकृति के कारण ये फ्री रेडिकल्स कोशिकाओं के महत्वपूर्ण हिस्सों जैसे डीएनए, प्रोटीन और लिपिड्स को नुकसान पहुंचाते हैं और इस प्रक्रिया को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं। जब ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस लंबे समय तक बना रहता है तो ये कोशिकाओं के रिपेयरिंग सिस्टम की क्षमता में बाधा डालता है, जिससे न केवल बुढ़ापा तेजी से आता है बल्कि कैंसर, हृदय रोग और अल्जाइमर जैसे न्यूरोजेनरेटिव रोग होने का खतरा भी बढ़ जाता है। हालांकि अच्छी बात यह है कि हमारा शरीर इन फ्री रेडिकल्स से निपटने के लिए एंटीऑक्सीडेंट भी बनाता है जो इन्हें निष्क्रिय करके होने वाले नुकसान को कम करने में मदद करते हैं। डीएनए डैमेज। हमारे डीएनए में होने वाला धीरे धीरे जमा होता नुकसान उम्र बढ़ने की प्रमुख वजह है। उम्र के साथ साथ हमारे शरीर में स्टेम सेल की संख्या और उनकी कार्यक्षमता कम हो जाती है, जिससे शरीर की मरम्मत क्षमता घट जाती है। आइए अब बात करते हैं जीवों की बायोलॉजिकल घड़ी, जिसे टेलोमेर कहा जाता है। देखिए, हमारे शरीर की हर कोशिका के केंद्र में क्रोमोसोम्स होते हैं जिनमें हमारा सारा जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए होता है। अब इन लंबे धागे जैसे क्रोमोसोम के बिल्कुल सिरों पर एक खास तरह की संरचना होती है जिसे टेलोमेर कहा जाता है। आप इन्हें ऐसे समझ सकते हैं जैसे जूतों के फीतों के आखिर में लगी प्लास्टिक या धातु की टोपी जो फीतों को खुलने या बिखरने से बचाती है। ठीक इसी तरह टेलोमेर हमारे महत्वपूर्ण डीएनए को किसी भी तरह के नुकसान या डीजेनरेशन से बचाते हैं, खासकर तब जब कोशिका विभाजित हो रही होती है। ये एक तरह की सुरक्षात्मक ढाल होती है। लेकिन यहाँ
एक प्राकृतिक प्रक्रिया होती है जो उम्र बढ़ने से जुड़ी है। हर बार जब हमारी कोशिका विभाजित होती है, यानी एक कोशिका से दो नई कोशिकाएं बनती हैं, तो इन टेलोमेर की लंबाई थोड़ी सी कम हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोशिका विभाजन के दौरान डीएनए की कॉपी बनाने वाली मशीनरी यानी एंजाइम क्रोमोसोम के बिल्कुल आखिरी सिरे को पूरी तरह से कॉपी नहीं कर पाती है। इस तकनीकी समस्या को एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम कहा जाता है। तो हर विभाजन के साथ ये सुरक्षात्मक टोपियां थोड़ी छोटी हो जाती हैं। अब सोचिए, ये प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है। कोशिकाएं जीवन भर विभाजित होती रहती हैं और हर बार टेलोमेर थोड़े छोटे हो जाते हैं। आखिरकार एक बिंदु आता है जब ये टेलोमेर इतने ज्यादा छोटे हो जाते हैं कि वे अपना सुरक्षात्मक काम ठीक से नहीं कर पाते। इस स्थिति में कोशिका को एक तरह का संकेत मिलता है कि अब और विभाजित होना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि डीएनए के क्षतिग्रस्त होने का खतरा बढ़ गया है। इस सीमा को यानी कोशिका की विभाजन की अधिकतम संख्या को हैफ्लिक लिमिट कहते हैं। सामान्य इंसानी कोशिकाओं के लिए यह लिमिट आमतौर पर 50 से 70 विभाजनों के आसपास होती है। जब कोशिका इस लिमिट पर पहुंच जाती है तो ये विभाजित होना बंद कर देती है और एक निष्क्रिय या बूढ़ी अवस्था में प्रवेश कर जाती है, जिसे सेनेसेंस कहते हैं। ये सेनेसेंस कोशिकाएं मरती नहीं, लेकिन ठीक से काम करना बंद कर देती हैं और सूजन पैदा करने वाले रसायन छोड़ सकती हैं, जो आसपास की कोशिकाओं को प्रभावित करते हैं और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया में योगदान देते हैं। हालांकि हमारे शरीर के पास इस टेलोमेर के छोटे होने की प्रक्रिया का मुकाबला करने के लिए एक हथियार है, एक खास एंजाइम जिसे टेलोमेरेज कहा जाता है। इस एंजाइम का काम बड़ा अद्भुत है। यह टेलोमेर के सिरों पर डीएनए के छोटे टुकड़े जोड़कर उन्हें फिर से लंबा कर सकता है, यानी उनकी मरम्मत कर सकता है। तो सवाल उठता है कि अगर हमारे पास टेलोमेरेज है तो फिर टेलोमेर छोटे क्यों होते हैं और हम बूढ़े क्यों होते हैं? इसका जवाब है हमारी ज्यादातर सामान्य वयस्क शारीरिक कोशिकाओं में यह टेलोमेरेज एंजाइम या तो बहुत कम मात्रा में सक्रिय होते हैं या लगभग निष्क्रिय होता है। इस वजह से हर विभाजन के साथ टेलोमेर छोटे होते रहते हैं और इनकी मरम्मत नहीं हो पाती, जिससे अंततः कोशिका सेनेसेंस में चली जाती है और हम उम्र बढ़ने के प्रभाव को महसूस कर सकते हैं। लेकिन कुछ खास कोशिका प्रकार हैं जहां टेलोमेरेज सक्रिय होता है। इनमें हमारी जर्म कोशिकाएं और कुछ प्रकार की स्टेम कोशिकाएं होती हैं, जिनमें शरीर की किसी भी कोशिका को बनाने की क्षमता होती है, और हमारी इम्यून सिस्टम की कुछ व्हाइट ब्लड सेल्स शामिल हैं। इन कोशिकाओं में सक्रिय टेलोमेरेज इन्हें हैफ्लिक लिमिट को पार करने और लंबे समय तक विभाजित होने की क्षमता देता है। यहाँ एक बहुत ही रोमांचक पहलू सामने आता है जो अमरता और कैंसर से जुड़ा हुआ है। वैज्ञानिक ने जब प्रयोगशाला में सामान्य मानव कोशिकाओं में कृत्रिम रूप से टेलोमेरेज एंजाइम को सक्रिय किया तो उन्होंने पाया कि ये कोशिकाएं हैफ्लिक लिमिट को पार कर गईं और लगातार विभाजित होती रहीं, बिना बूढ़ा हुए या सेनेसेंस में गए। वे एक तरह से अमर हो गई थीं। दुर्भाग्य से यही अमरता वाला गुण कैंसर कोशिकाओं द्वारा भी अपनाया जाता है। ज्यादातर कैंसर कोशिकाएं किसी न किसी तरह से अपने अंदर टेलोमेरेज एंजाइम को फिर से सक्रिय कर लेती हैं। यह सक्रियता उन्हें टेलोमेर को छोटा होने से रोकने और अनियंत्रित रूप से बिना किसी सीमा के लगातार विभाजित होने रहने की क्षमता देती है, जो ट्यूमर के विकास का एक मुख्य कारण है। इसलिए टेलोमेरेज कैंसर अनुसंधान में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। वैज्ञानिक ऐसे तरीके खोजने की कोशिश कर रहे हैं जिनसे कैंसर कोशिकाओं में टेलोमेरेज को बंद किया जा सके, ताकि उनकी अनियंत्रित वृद्धि को रोका जा सके। अगर इस एंजाइम को किसी तरह स्वस्थ कोशिकाओं में सक्रिय कर भी दिया जाए तो ये कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से विभाजित होने लगती हैं। सामान्य रूप से कोशिकाओं में एक सिग्नलिंग सिस्टम होता है जो बताता है कि कब विभाजन होना है और कब नहीं, लेकिन अगर टेलोमेरेज लगातार सक्रिय रहे तो यह नियंत्रण समाप्त हो सकता है और कोशिकाएं लगातार विभाजित होकर कैंसर जैसी स्थिति पैदा कर सकती हैं। तो ये तो हमने बात करी कुछ ही एज रिलेटेड थ्योरीज की, और इस तरह की तकरीबन 300 से अधिक ऐसी थ्योरी हैं जो हमें बताती हैं कि हमारी एज क्यों बढ़ती है। तो सवाल आता है कि वैज्ञानिकों ने इस पर इतनी स्टडीज की तो क्या उन्होंने एज घटाने का कोई तरीका खोजा है या नहीं? तो जवाब है हाँ। आइए जानते हैं कि वैज्ञानिक किन किन तरीकों से उम्र को मात देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी को लेकर वैज्ञानिक शिन्या यामानाका ने पाया कि कुछ खास जीन मिलाकर किसी भी पुरानी कोशिका को वापस एक स्टेम सेल में बदला जा सकता है। स्टेम सेल यानी एक कोशिका जो शरीर के किसी भी अंग को बना सकती है। इसमें कोशिकाओं को कुछ समय के लिए ही यामानाका फैक्टर से संपर्क कराया जाता है ताकि वो जवान हो जाएं, लेकिन कैंसर जैसी समस्या न हो। चूहों पर इसका असर दिख चुका है। वैज्ञानिकों के द्वारा अब कुछ दवाइयां खोजी जा रही हैं जो जीन को बदले बिना ही कोशिकाओं को जवान बना सकती है। इससे भविष्य में इलाज और आसान हो सकता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि कुछ ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनके डिवाइड होने की एक सीमा होती है और इस सीमा के बाद वो डिवाइड नहीं हो सकती। इन्हें सेनेसेंस सेल कहा जाता है। यही आगे चलकर कैंसर जैसी बीमारी बना सकती हैं। तो इन कोशिकाओं को खत्म करने के लिए दवाई बनाई जा रही है और इसका ट्रायल जब चूहों पर किया गया तो रिजल्ट काफी पॉजिटिव आया। और कुछ ऐसी दवाई है जो इन कोशिकाओं को मारती नहीं
बल्कि उनसे होने वाले नुकसान को कम कर देती है। इसके अलावा जीन थेरेपी की मदद से भी उम्र बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, जैसे SIRT और FOXO3 नामक जीन को बदलकर उम्र बढ़ाने की कोशिश की जा रही है और क्रिस्पर जैसी तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। शरीर में मेटाबॉलिज्म में बदलाव करके भी वैज्ञानिक उम्र बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कम खाना खाने से भी उम्र में बढ़ोतरी देखी गई है और वैज्ञानिकों ने ऐसी दवाई बना ली है जो उम्र बढ़ाने में काफी कारगर है और इनका इस्तेमाल चूहों पर भी हो चुका है, जो पूरी तरह से सफल हुआ है। वैज्ञानिक यंग लोगों के खून पर भी रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि यंग ब्लड से बूढ़े शरीर में सुधार आता हुआ दिखता है। अब वो लोग इस पर भी रिसर्च कर रहे हैं कि ऐसा कौन सा तत्व होता है जो बुढ़ापे में फायदा करता है। तो क्या इंसान एक दिन सच में बुढ़ापे को मात दे सकेगा? कभी जो केवल मिथकों और राजाओं की कल्पनाओं तक सीमित थी, आज वो वैज्ञानिक प्रयोगशाला की खोज बन चुकी है। जहाँ कभी अमरता सिर्फ एक सपना थी, आज वहाँ हम विज्ञान की मदद से उम्र को धीमा करने और शायद एक दिन रोकने के करीब पहुँच रहे हैं। लेकिन सवाल यही है, अगर हम उम्र को रोक भी दें तो क्या हम जिंदगी को समझ पाएंगे? क्या हम सीखेंगे कि लंबी उम्र का असली मतलब सिर्फ वर्षों को जोड़ना नहीं, बल्कि उन वर्षों को बेहतर बनाना है? भविष्य में हम अमर होंगे या नहीं, ये वक्त बताएगा। लेकिन आज हमारे पास मौका है कि हम अपने स्वास्थ्य, विज्ञान और सोच में बदलाव लाएं, ताकि जिंदगी न सिर्फ लंबी बल्कि सच्चे मायनों में कीमती बने। अगर आपको ये जानकारी रोचक लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका धन्यवाद।